इस वीडियो में आपको क्लास 12 ज्योग्राफी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्व क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है तारापुर, डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 2, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर महबूब उल हक। तो इसमें जो सी ऑप्शन ये अपना राइट होगा। क्वेश्चन 3, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है, तो किसका परिवहन किया जाता है? पेट्रोलियम का, डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है, यानी कि नहीं है ये बताना है? तो जल अभाव ये तो है, तो इनमें से जो आपका बी ऑप्शन है यानी कि चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधाएं महामारी, ये क्या है आपके प्रतिकर्ष कारक नहीं है, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन से देश में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस में जो है विकसित की गई है, किस में विकसित की गई है? तो इसका राइट आंसर है मैक्सिको तथा फिलीपींस में, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टर में से किस सेक्टर में है? तो ये सबसे ज़्यादा जो है सिंचाई में, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 7, संसार के अधिकांश महान पतन किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, यानी कि जो पोर्ट्स हैं वो किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं? विस्तृत पतन, यानी कि कंप्रीहेंसिव पोर्ट्स, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 8, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो पहले इसके जो है 16 मंडल थे, फिर 17 मंडल हुए हैं, और अभी अगर बात करें तो लेटेस्ट जो इसके भारतीय रेलवे के 18 मंडल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके कितने मंडल हो? हाँ, अभी 18 मंडल, 18 मंडल। और अभी जो नया मंडल बना है वो है दक्षिण तट रेलवे विशाखापट्टनम में। तो इसमें जो 18 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 9, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? तो दो देशों के जो मध्य व्यापार होता है उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, या फिर इसको बोल सकते हो आप विदेशी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्वेश्चन 10, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित किसी एक समुद्री पतन का नाम लिखिए। यहाँ पे इसने पूछा पश्चिमी तट पर, तो इसमें आप लिख सकते हैं कांडला, साथ ही साथ इसके हाथ आप लिख सकते हैं कोच्चि। इसने एक का ही नाम पूछा, इसके अलावा अगर आप और भी कोई लिखना चाहें वो भी तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो आपको अच्छे से आता हो। आपको मुझे जो है कमेंट सेक्शन में किसी भी एक दक्षिणी तट का नाम बताना है, दक्षिणी तट पर जो समुद्री पतन है उसका नाम आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। सेक्शन बी देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 11, बजरी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? बाजारी, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 11 है यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? बाजारी। बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्र के समीप ही क्यों की जाती है? तो इसको क्यों की जाती है? तो देखिए इसका आंसर है ऊंची आय वाले उपभोक्ता नगरीय क्षेत्रों में रहते हैं, यानी कि जिनकी आय ज़्यादा होती है उपभोक्ता, वो कहाँ पे रहते हैं? नगरीय क्षेत्रों में, जहाँ इन उत्पादों की अच्छी कीमत मिल जाती है। कृषि के इन रूप में गहन श्रम तथा अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसकी भरपाई उच्च आय वाले उपभोक्ता ही कर पाते हैं, अतः यह कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप की जाती है। क्वेश्चन 12, भारत में जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो कारकों के नाम लिखिए। तो इसमें देखिए एक तो है औद्योगिकीकरण में वृद्धि, दूसरा बढ़ती जनसंख्या, और तीसरा जल संसाधनों का कुप्रबंधन। ये सभी क्या है? जल की जो है कमी के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन 13, शुष्क कृषि किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है वह क्षेत्र जहां बहुत कम वर्षा होती है, यानी कि शुष्क क्षेत्रों में नमी की अनुपलब्धता में की जाने वाली आधुनिक तथा वैज्ञानिक खेती शुष्क खेती कहलाती है। क्वेश्चन 14, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है गैर परंपरागत ऊर्जा को नवीकरणीय या ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, या फिर अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, जलवायु ऊर्जा, जैव ऊर्जा आदि शामिल है। गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करने से पर्यावरण को कम हानि पहुंचती है। क्वेश्चन 15, किन्हीं दो धार्मिक नगरों के नाम बताइए। तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, जो भी आपके पास में है, जिनके आपको नॉलेज है, या जिसमें धार्मिक नगर में आप गए हैं उसके नाम लिख सकते हैं, जैसे कि कुरुक्षेत्र, मथुरा, अमृतसर, हरिद्वार, और भी अगर आप कोई धार्मिक नगर लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं।
इसी की ओर में क्वेश्चन है, आप नाभिकीय ऊर्जा से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है या फिर परमाणु ऊर्जा कहलाती है। दो प्रकार की नाभिकीय अभिक्रियाओं से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। पहली है नाभिकीय संलयन और दूसरी है नाभिकीय विखंडन। किंतु वर्तमान समय में सभी वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा इकाइयां नाभिकीय खंडन पर ही आधारित हैं। क्वेश्चन 16, मानव विकास की परिभाषा दीजिए या लिखिए। तो इसका आंसर है, जब किसी व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हो तो उसे मानव विकास कहा जाता है। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब है उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य या रहने के स्तर में होने वाले परिवर्तन से। इसी के ओर में है, डेयरी कृषि क्या है? तो इसका आंसर है, यह कृषि का एक विशिष्ट तरीका है। इसमें दूध देने वाले पशुओं के प्रजनन, पशुचारण व नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अतः एक ऐसी कृषि जिसमें पर्याप्त पूंजी व पशु स्वास्थ्य सेवाओं की सहायता से दुधारू पशुओं से व्यावसायिक स्तर पर दूध उत्पादन करने का कार्य किया जाता है, उसे डेयरी कृषि कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सेक्शन सी। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव विकास की किन्हीं दो स्तंभों के नाम लिखिए। कोई दो स्तंभ बताने हैं। तो समानता, उत्पादकता, सशक्तिकरण और स्थिरता। मैंने 4 बताए, आपको कोई भी 2 याद रखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत समता से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, इसका आशय प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध अवसरों तक समान पहुंच की व्यवस्था करना है। यह लिंग, जाति, आय आदि के भेदभाव रहित विचार को व्यक्त करती है। समता समाज में सभी वर्गों के लिए समान विकल्पों का प्रबंधन कराने के लिए जो सहायक है। क्वेश्चन 19, विनिर्माण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर है, जब कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में बनाकर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो उस प्रक्रिया को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। यह मानव का गौण अथवा द्वितीयक व्यवसाय है। उदाहरण के लिए गन्ने से चीनी बनाना, कपास से धागा और कपड़ा तैयार करना आदि। क्वेश्चन 20, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है? तो इसका आंसर है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र के विस्तार से बोए गए क्षेत्र में विस्तार हुआ है तथा फसलों की सघनता में वृद्धि हुई है। यहाँ की पारंपरिक फसलों चना, बाजरा और ग्वार का स्थान जो है गेहूं, कपास, मूंगफली और चावल ने ले लिया है, जो कि सघन सिंचाई का परिणाम है। मूंगफली। क्वेश्चन 21, भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर है, भारत के नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का अति संकुलन होने से प्रयुक्त उत्पादों के ठोस अपशिष्टों यानी कि कचरे से गंदगी के ढेर जहां तहां देखने को मिलते हैं। इनके निपटान की एक गंभीर समस्या है, जिससे नगरीय वातावरण प्रदूषित होता है। प्लास्टिक, पॉलीथीन, कंप्यूटर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान के कबाड़ ने, कांच व कागज तथा मकानों की टूट फूट निर्माण से उत्पन्न मलबे ने इस अपशिष्ट के निपटान की समस्या को गंभीर बना दिया है। इसी की ओर में है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में गांव के अवस्थित के कौन से मुख्य कारक हैं? तो इसका आंसर है, मानव जीवन के अस्तित्व के लिए जल का उपलब्ध होना अति आवश्यक है और मानव बस्ती उसी स्थल पर बसती है जहां पर जल उपलब्ध होता है। अतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में गांव को अवस्थिति में जल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उच्चावच और जलवायु अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं। क्वेश्चन 22, अंकीय विभाजन क्या है? तो इसका आंसर है, विकसित देशों की तुलना में विकासशील देश अनेक आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक भिन्नताओं के कारण सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मिलने वाले लाभों व अवसरों के मामले में पिछड़ गए हैं। यही अंकीय विभाजन है। इसी के ओर में है, देखिए और में क्या क्वेश्चन दे रखा है, प्रवास के प्रतिकर्षक कारक और अपकर्षक कारक में अंतर बताइए। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रतिकर्ष कारक। तो प्रतिकर्ष कारक प्रवास के स्रोत क्षेत्र को प्रवास के गंतव्य क्षेत्र की तुलना में कम अवसर पर बनाते हैं। प्रवास के कुछ प्रतिकर्ष कारक बेरोजगारी, खराब रहने की स्थिति, अप्रिय जलवायु, राजनीतिक अशांति, सामाजिक अशांति, प्राकृतिक और मानव नेतृत्व वाली आपदा, महामारी, सूखा, बाढ़ और सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है। उदाहरण के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड आदि राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में कम आर्थिक अवसरों के कारण बड़े पैमाने पर ग्रामीण से शहरी प्रवास होता है। दूसरा है अपकर्षक कारक। तो अपकर्षक कारक गंतव्य स्थान को प्रवास के स्रोत क्षेत्र की तुलना में अधिक आकर्षक बनाते हैं। प्रवास के कुछ अपकर्षक कारक बेहतर आर्थिक अवसर, बेहतर रहने की स्थिति, सुखद जलवायु, सामाजिक शांति, राजनीतिक स्थिरता, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं आदि हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली एनसीआर क्षेत्र बेहतर आर्थिक अवसर प्रदान करता है।
यही वजह है कि बहुत से लोग वहाँ पलायन करते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन डी। इसमें देखिए यहाँ पे 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। इनके आंसर मैं आपको अलग से वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा क्योंकि यहाँ पे लेंथी क्वेश्चन है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक जो है टिप्पणी लिखी है और इसी की ओर में है मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 24 रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं बतलाइए एवं भिन्न भिन्न देश में उगाए जाने वाली कुछ प्रमुख रोपण फसलों के नाम बताएं। इसी की ओर में है कि भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं का वर्णन करें। क्वेश्चन 25 भारत की जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक विवरण की विवेचना कीजिए। इसी की ओर में जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विस्तार से व्याख्या करें। और लास्ट में यहाँ पे मैप दिया गया है। दिए गए विषयों के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को अंकित कीजिए। पहला देखिए नरोरा भारत की चाय उत्पादक राज्य, चेन्नई उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग और पेरिस, इन सभी को जो मैप में दिखाना है। इनकी वीडियो मेरे चैनल पर अलग से मिल जाएगी, आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में आपके लिए मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा, ये दूसरा क्वेश्चन है। भारत का चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? कमेंट सेक्शन में बताएं। जो सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक राज्य है कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।